हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, हम आपके लिए यहाँ क्लास 10 में कुछ न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं जो एग्जाम में हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज एक बार इसको वॉच कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल आपको पता होगा कि एग्जाम में 5 नंबर से कम आते नहीं हैं। और यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल बताने वाले हैं आप लोग को, ये न्यूमेरिकल हम लोग के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बार 2025 में एक न्यूमेरिकल फिक्स है कि आपसे आप लोग से पूछेगा। तो मैं यही कहूंगा कि एक बार पूरा वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा और पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह से आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिक्स में क्लास 10 के लिए, तो बहुत अच्छा ही टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर हम लोग आप लोग से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग बातें क्या होंगी? तो पहले हम लोग को बेसिक समझना पड़ेगा और यहाँ सारी बेसिक को अगर हम समझ जाएंगे तो अच्छे से आप लोग इसका जवाब दे पाइएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप मेरे पर बने हैं तो प्लीज एक बार वॉच जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आप लोग से, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या? तो हम आप लोग से बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट बात आपने बहुत ही पहले पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि सर प्रकाश का परिवर्तन किस तरह से होता है। आप जानते हो कि ये प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वो क्या होती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ऐसी लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर हम इस लेक्चर को आप लोग पूरा देखना चाहते हैं, पूरा एकदम पीडीएफ के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे से लेक्चर लेकर हम आगे दिखाएंगे। प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं यही कहूंगा कि आप लोग के लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल के सवाल लेकर आने वाले हैं। आज के जो लेक्चर होगा आप लोग का न्यूमेरिकल के लिए होगा, क्योंकि हमारे जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ न्यूमेरिकल का चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी इस न्यूमेरिकल के चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा। तो बाबू, यहाँ हम बात करें न्यूमेरिकल के चैप्टर के लिए, तो सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी। क्या याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बाबू? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के बारे में समझना पड़ेगा। परिपाटी, ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी क्या होता है तो आप ये पहले से भी जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है। आप पढ़े होंगे, कोई भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, या कभी प्रतिबिंब आगे बनता है या कभी प्रतिबिंब पीछे बनता है, या कभी दर्पण के बाईं ओर बन जाता है या दर्पण के दाईं ओर बन जाता है, या कभी प्रतिबिंब ऊपर बन जाता है तो कभी प्रतिबिंब नीचे बन जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे, कभी प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है तो कभी प्रतिबिंब छोटा बन जाता है। इस स्थिति को दर्शाने के लिए, इस स्थिति को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। अब चिन्ह परिपाटी होता क्या है बेसिकली? तो चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी बात को आपको बता दे बाबू कि चिन्ह परिपाटी में आप पढ़े होंगे कि सर दर्पण, क्या पढ़े होंगे सबसे पहले? दर्पण। पहले ये बताइए आप लोगों को, कितने लोगों को पता है दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे कि सर दर्पण जिसका एक भाग रजित या कलई की गई हो, जिसका एक परावर्तक सतह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या होता है बाबू? तो यहाँ ध्यान दीजिए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, पहले प्रकार देख लेते हैं सर। तो दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक हम लोग का होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, और एक हम लोग का होता है बाबू गोलीय दर्पण। क्या होता है बाबू? गोलीय दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण। आज हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल में बात करेंगे। तो आप पढ़े होंगे कि सर ये गोलीय दर्पण वह खोखले गोले का भाग जिसका एक भाग रजित या कलई की गई हो। अब मुझे ये बताइएगा, रजित या कलई किया हुआ भाग किसका परत चढ़ाया जाता है वहां पर? ठीक है, अच्छा बाबू, ये गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के बाबू? तो 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के मेरे प्यारे बच्चों? तो बताइए, यहाँ 2 प्रकार के गोलीय दर्पण। पहला बाबू कौन सा होता है हम लोग का? आप पढ़े होंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बाबू? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉन्केव मिरर भी कहा जाता है। तो अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा बाबू हम लोग का क्या होने वाला है यहाँ पर? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बाबू? उत्तल दर्पण। तो बेसिकली गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार का हम लोग का गोलीय दर्पण होता है। एक होता है हम लोग का
अवतल दर्पण, एक होता है हम लोग का उत्तल दर्पण। इन्हीं बीच की स्थितियों को बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग करते हैं। चिन्ह प्रपाटी को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, चिन्ह प्रपाटी को समझाने के लिए आप लोग से मैं यही बात करना चाहता हूं कि आप पढ़े होंगे तो चिन्ह प्रपाटी के चिन्ह तो बहुत याद किए होंगे, तो आपको उतना रटने की जरूरत नहीं है। चिन्ह प्रपाटी के लिए ये बस चिन्ह याद कर लीजिए, ठीक है। ये वाला जो भाग है सर, इसको आप एक्स अक्ष कहते हैं, इधर आप एक्स डैश अक्ष कहते हैं, ऊपर आप लोग वाई कहते हैं, नीचे आप लोग वाई डैश कहते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे चिन्ह प्रपाटी के नियम के अनुसार कि जो यहाँ पे ये कटान बिंदु दिख रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे जो आपको ये कटान बिंदु दिख रहा है, ये बच्चों कटान बिंदु दिख रहा है ना, इस कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, इसको ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, जिसको पोल कहा जाता है इंग्लिश में, ये ध्रुव है ना। और यहाँ पर जब हम इधर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि ध्रुव से सभी दूरियां, पहला पॉइंट याद रखिए चिन्ह प्रपाटी का पहला नियम कि जितनी भी दूरियां मापी जाएगी वो कहां से मापी जाएगी, तो ध्रुव से मापी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि सर ये जो हम लोग का इधर भाग है, यहाँ देख रहे हैं इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग है, ये दो भाग है। तो इधर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इधर वाले भाग को हम लोग कहते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको बाबू, बायां पक्ष। ये बायां पक्ष है ना, पक्ष है, ठीक है। और ये हम लोग का क्या भाग है बाबू, दायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो इसको बेसिकली इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ये हम लोग का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है ना। इधर हम लोग का क्या है बाबू, ये सब हम लोग का राइट साइड है। कौन सा साइड है बाबू, राइट साइड। तो यानी कि आप इस तरह देख रहे हैं कि इधर वाले भाग है दायां पक्ष, सॉरी बायां पक्ष, इधर वाला भाग हम लोग का दायां पक्ष। तो जो ये बाएं पक्ष में दिखाई दे रहा है, तो सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से। सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से। और ध्रुव के अगर हम बाईं ओर मापेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्रुव के यदि हम बाईं ओर मापेंगे तो बाईं ओर मापी गई दूरियां, ये ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां हम लोग क्या किस में लेना है, तो ऋणात्मक में लेना है। किस में लेना है बाबू, ऋणात्मक में लेना है। जबकि यही ध्रुव से दाईं ओर, मान लीजिए मुझे इधर मापना हो तो बाईं और दाईं ओर मापेंगे, किधर की ओर, दाईं ओर, यानी कि राइट साइड, राइट साइड की तरफ मापेंगे तो इसकी दूरियां हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। समझ में क्या कह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। दूसरी पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगा, ठीक है, और ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होगा। ये दो चीज हमें याद रखना है बच्चों। इसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, चौथा पॉइंट हमें ये याद रखना है, यदि प्रतिबिंब नीचे की ओर बना, कोई भी वस्तु रखे उसका प्रतिबिंब कार्य बन गया नीचे की ओर, किसके नीचे, तो ये प्रधान अक्ष है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के नीचे जो बनेगा उसे वो हम लोग लेंगे ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के नीचे की ओर बनी गई जितनी भी वस्तुएं हैं उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक। यही चीज यदि हम यही प्रतिबिंब यदि ऊपर बन जाता है, प्रतिबिंब कहां बन जाता है, ऊपर, यदि ऊपर बना तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। बस इतना आप चिन्ह याद रख के जाएंगे, आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल से एक भी प्रश्न फंसेगा नहीं। अभी बेसिक समझ लो, जो नहीं समझने वाला उसको क्या है, वो तो देखेगा ही नहीं, बस वो तो टाइम पास कर रहा है। अब आपको समझना है, इस बात को समझिए कि मैंने कहा कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है, और प्रधान अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी, और प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। इसके साथ साथ मैंने ये कहा कि ध्रुव की बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट साइड मापी गई दूरियां क्या होगी, ऋणायन होगा, ऋणात्मक होगा, और बायां पक्ष यानी उधर साइड मापी गई दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। बस आपको ये याद है, हर तरह के न्यूमेरिकल आप बना लेंगे, हर तरह के न्यूमेरिकल बना लेंगे। अब 5 नंबर फिक्स है कि आप एग्जाम में लेकर आ जाएंगे। इस बार तो आर या पार, ये 12th वालों के लिए भी है, आ जाता है कभी कभार, ये कोई नहीं जानता है, ये आ जाता है ऑप्टिक्स के प्रश्न में, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर हो तो एक बार प्लीज पूरा वॉच कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, ये बहुत अच्छे से हम आपको समझाने की चेष्टा करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल का पहला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न क्या बोलता है, एकदम बेसिक से सिखाएंगे, बहुत अच्छे से सिखाएंगे। मैं ये कहूंगा कि प्लीज एक बार वॉच जरूर कीजिए, जो भी कुछ बताया जाए, जो भी कुछ सिखाया जाए
आपके लिए ही आता है और हम भी आपके लिए ही तैयार हैं। तो प्लीज एक बार वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, यहां देखिए फोकस दूरी पर, दूरी के अवतल दर्पण से, यहां क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई है एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक हम लोग का यहाँ पर कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ दर्पण से वस्तु कितना दूर रखा हुआ है, यहाँ पर कह रहा वस्तु पर रखी गई है, यानी वस्तु कितना दूर रखा गया है, तो 60 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं? आइए 60 सेंटीमीटर दूर है तो कह रहा है कि बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमें ये बताना है। तो बच्चों आप प्लीज एक बार देखिएगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको भी करना है वैसे ही। तो सर्वप्रथम हम पहले को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम पहले को सॉल्व लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग गिवन कर लेंगे, दिया है क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो पहले अभी दिया है कौन से दर्पण में, तो यहाँ पर बोला अवतल दर्पण। सर्वप्रथम आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये चूज कीजिए कि वो कौन सा दर्पण है, क्या अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। यहाँ पर दो ही दर्पणों को ज्यादातर दिया जाता है, तो आप पहले देख लीजिए कि कौन सा दर्पण बोल रहा है हम लोग से। यहाँ बोल रहा है अवतल दर्पण से, यानी कि हमें अवतल दर्पण दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है, हम लिखेंगे कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण। लिख लेंगे हम लोग अवतल दर्पण में, हम लोग किस दर्पण में देखना चाह रहे हैं बाबू, अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण में हम लोग पहले नंबर क्या दिया यहाँ पर, फोकस दूरी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोकस दूरी, फोकस दूरी पहले हम लोग का फोकस दूरी है ना जी, तो फोकस दूरी, और फोकस दूरी कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। चलिए देते हैं 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कह रहा है कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु है, यानी कि हम लोग का वस्तु का भी दूरी दिया हुआ है। इसका दिया है बाबू, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, अच्छा यहाँ देखिए कुछ छूट गया, थोड़ा सा क्या करेंगे बाबू, फोकस दूरी को हम क्या बोलेंगे, छोटा f बोलेंगे, और वस्तु की दूरी को हम u बोलेंगे, है ना। और यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, हमें भी याद करना है। अब सवाल ये उठ गया कि सर इसमें कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपको अभी बताया हूं कि बाबू ये हम लोग का होता है अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है हम लोग का, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह धसी हो, जिसकी प्रवर्तक सतह क्या हो, धसी हो, हम लोग को क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और आप इतना भी जान चुके हैं, इस सीधे वाले लाइन को क्या कहा जाता है, तो प्रधान अक्ष कहा जाता है, या इसको मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग का ध्रुव होता है, यहाँ हम लोग का फोकस होता है, और यहाँ हम लोग का वक्रता केंद्र होता है। अच्छे से समझेंगे, ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। सबसे पहले हमने ये कहा था चीन प्रपाती के नियम के अनुसार कि सभी दूरियां कहां से मापेंगे, हम लोग हमेशा ध्रुव से मापेंगे। ठीक है सर, ध्रुव से हमने माप दिया। अब सवाल था कि सर ये फोकस प्लस होगा या माइनस होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा या पॉजिटिव होगा, मुझे दोनों बताना है। तो मुझे इस चीज को बताने के लिए मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा दर्पण था, तो अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण से आपको पहले ही बताया है कि देखिए कि आपको पहले ही बताया गया है कि ध्रुव से बाईं ओर, देखिए बायां ओर हमने क्या कहा, इसको क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो क्या इसमें देखिए, इसमें क्या फोकस आपका है, देखिए तो इसमें फोकस किधर है, अब फोकस देखिए, फोकस किधर है, दर्पण के दाईं ओर है या बाईं ओर है, तो अब देखिए दर्पण की क्या है, बाईं ओर है। यदि ये बाईं ओर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पर तो ऋणात्मक होगा। आपको यहाँ पे क्या लेना है, माइनस लेना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना है आपको, माइनस लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको डिनोट करता हूँ, माइनस मिल लिया है, ठीक है। और वैसे ही अब वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी वस्तु किधर रखे हैं, तब देखिए वस्तु हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी, हमेशा वस्तु दर्पण क्या रखी गई, बाईं ओर। बाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक, यहाँ पर होता है ऋणात्मक। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकलेगा, आप बहुत पहले ही पढ़े होंगे, क्योंकि आप बहुत पहले ही एक सूत्र पढ़े होंगे, क्योंकि आप एक सूत्र पढ़े होंगे, दर्पण सूत्र पढ़े होंगे, 1/v + 1/u = 1/।
एफ। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये दर्पण सूत्र सिद्ध करने नहीं आता है? एक बार अगर आपको सिद्ध करने नहीं आता है तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आज या कल भर में आपको ये वीडियो बताकर डाल दिया जाएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम में जाने से पहले आप अगर देख के जाएंगे तो आपको ये भी सिद्ध करने आ जाएगा। वैसे आपको सिद्ध करने आएगा, इस वीडियो से बने रहे, लेकिन अभी हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो न्यूमेरिकल की वीडियो में देखेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर बाबू हम लोग ये देख रहे हैं, ये तो दर्पण सूत्र है, तो 1 के 1 हमें v की वैल्यू निकालना है, तो v जो कहते हो +1/u की वैल्यू क्या है? तो यहाँ u की वैल्यू -8 है, क्या मिल जाएगी? -8 बराबर f का वैल्यू क्या है सर? -15, तो मिलेगी -15। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? इस तरह से हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आगे की ओर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब इसको मैं सीधा सीधा सॉल्व कर सकता हूँ। 1/v, ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, और ये प्लस माइनस मिलकर क्या बन गया सर? यहाँ पर माइनस बन गया, 1/60 = 1/। अच्छा, नीचे कोई माइनस नहीं, माइनस हम कहाँ रखिए? ऊपर रखिए, कि माइनस से ऊपर रखेंगे तो -1/15। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जी हाँ। तो देखिए बाबू, यहाँ पर 1/v = -1/15, ये माइनस है उधर गया तो क्या बन गया? ये +1/60। कोई दिक्कत? अब इन दोनों का निकालना है एलसीएम, तो हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 1/v = दोनों का एलसीएम क्या निकलने वाला है? यहाँ पर 60 निकलने वाला है एलसीएम। क्या निकलने वाला है? यहाँ पर 60 निकलने वाला है, 60 निकलने वाला है, ठीक है। अब 15 पारा में 60 कितने बार में आता है? 15 पारा में 60 कितने बार में आता है? इससे जब डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 4 बार में जाने वाला है। और 4 से 1 से करेंगे तो -4 प्लस, और 60 पारा में 60 कितने बार में जाने वाला है? 1 बार में जाने वाला है। और 1 से जब 1 से करेंगे तो क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1/v = -4 में से 1 जाएगा तो क्या बच गया? -3/60। अब क्या ये काट सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, यानी कि आ गया 20, यानी कि 3 के पड़ा 20 कितने? 60 कितने बार में? 20 बार में। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v को 1 से कराएंगे तो -v मिल जाएगा बाबू, और 20 में 1 से कराएंगे तो यहाँ 20 मिल जाएगा। बोलिए हाँ है ना? ये माइनस इस पर जाएगा तो v = -20 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब तो मुझे ये बताइए, हम v को क्या कह सकते हैं? हम v को क्या बोले? प्रतिबिंब की दूरी। हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना था, स्थिति का पता भी लगाना था कि उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर अतः प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। ये स्थिति हो गया, कहां बनेगा? 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। हाँ, अब ये माइनस में आया है, यदि ये माइनस में आया है तो यह प्रतिबिंब उल्टा भी होगा, तथा यह प्रतिबिंब कैसा होगा बाबू? तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस आया, ये माइनस आया से प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उल्टा होगा ना, उल्टा होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक बार वीडियो को आराम से देखिए, अगर क्लीन नहीं आ रहा तो आप उसका क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, आप क्वालिटी बढ़ाकर आप देख सकते हैं, आपको यह पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बताइए, हार्ड है? बहुत इजी है। आप अगर निरंतर इसका प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 5 नंबर एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं भैया। 5 नंबर कम नहीं होता, 5 नंबर काफी होते हैं। किन बच्चों के तो यही मुश्किल होता है 5 नंबर लाना, ये छोड़ आते हैं, लेकिन वो कितना ईजी है। तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि इसको छोड़िएगा नहीं, एग्जाम में पूरी तरह से बनाकर आइएगा, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग से क्या कहता है? आइए बच्चों, बहुत इजी है, बहुत जल्दी हम लोग तैयारी करते हैं। तो यहाँ हम लोग का दूसरा क्या कह रहे हैं? हाँ, ज्यादा आपको फास्ट लगेगा तो थोड़ा वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए हम आप लोग की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से दिखाने के लिए। और आपको क्या करना है, घर पर थोड़ी 2-4 बार प्रैक्टिस करके 2-4 बार आगे रुक के वीडियो या आगे पीछे करके देख सकते हैं, या एक बार देखने के बाद दोबारा उसको देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक समझ में तब तक देखते रहिए, आपको जरूर एक बार समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आइए यहाँ पर 2 नंबर सवाल देखते हैं। एक उत्तल दर्पण से, देखिए यहाँ पर बोल दिया, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि एक वस्तु रख दिया गया है, दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। देखिए कह भी रहा है कितने सेंटीमीटर पर? तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा गया? एक वस्तु रखा गया है, और इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका प्रतिबिंब दर्पण के 12 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। दर्पण के पीछे बनता है, देखिए अब ये पीछे बन रहा है, तो दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे, यानी कि दाईं ओर या बाईं ओर, आप बताइए मुझे, ठीक है। अब क्या है कि दर्पण की फोकस दूरी निकालें। क्या निकालें? दर्पण की फोकस दूरी निकालें, यानी हमको एफ निकालना है। एफ कैसे निकलेगा? आइए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, पहले मैंने क्या कहा था आपको क्या लिखना है? दिया है लिखना है, बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और सबसे पहले ये कौन सा दर्पण है पहले हम चूज कर लेंगे। ये कौन सा दर्पण है मेरे प्यारे बाबू? तो सबसे बढ़िया है, ये कौन सा दर्पण है तो ध्यान से पढ़ रहे, यहाँ पता चले ये कौन सा दर्पण है। तो सर ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं उत्तल दर्पण से, लिख देते हैं उत्तल दर्पण
में, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या है सर? उत्तल दर्पण में क्या है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी दिया हुआ है। पहले क्या दिया है बाबू? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं हम लोग? यू से। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं? भी से। और फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? छोटा एफ से, ठीक है। अच्छा आइए, तो वस्तु की दूरी यू से हमने सूचित कर लिया, ठीक है सर। यू के वैल्यू कितना हमारे पास? 20 सेंटीमीटर, ठीक है सर, 20 सेंटीमीटर लिख दिए। अगला देखते हैं क्या है। अब क्या है? इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेमी दूरी पर बनता है। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब, तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, क्या लिख देते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं हम लोग? v से। और v कितना दिया है सर? 12 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया? दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, यानी हम यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? छोटा एफ हमें निकालना है। अभी तो आपको पता है, जब ये निकालना हो तो कौन सा सूत्र लगा लेंगे? दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र लगा लेंगे? दर्पण सूत्र। तो फटाक से यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। हम इसको आपको दिखा रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग का वैल्यू निकालना है। अच्छा, अभी तो सर चिन्ह पर का नहीं लगा ही नहीं। चिन्ह पर का नियम लगा लीजिए। क्या लग रहा है चिन्ह पर का नियम? सर वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव की पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव, तो हाँ माइनस ले लेंगे। अच्छा प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा प्रतिबिंब सर दर्पण के पीछे बन रहा है, आगे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि ये देखिए उत्तल दर्पण है। ये हम लोग कौन सा दर्पण है बाबू? ये हम लोग का कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। अब प्रतिबिंब यहाँ इसके पीछे बन रहा है, इसके पीछे की ओर बनेगी। तो आगे यहाँ मैंने वस्तु रख दी है, ये वस्तु है मेरा, ए भी क्या है यहाँ पर कोई वस्तु आई है, इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो जब प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है, तो अब बताइए ये दाएं बन रहा है कि बाएं बन रहा है? तो सर जी ये तो दायां तरफ बन रहा है, बोलिए हाँ या ना। और जब दायां तरफ बन रहा है तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगा। तो इसे ये सिद्ध हो रहा है कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी हमेशा बदलती रहती है, लेकिन वस्तु की दूरी कभी बदलती नहीं है बाबू, ठीक है। वस्तु की दूरी कभी बदलती नहीं है। तो आइए 1/v है, हाँ जी सर v है। v कितना है बाबू? 12 है, 12 लिख लेंगे, प्लस 1/u की वैल्यू क्या है सर? -20 है, -20 ले लेते हैं। 1/f का वैल्यू पता नहीं है, चलो हम सीधा कर लेते हैं। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? 1/12, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस 1/, क्या हो जाएगा? 20 बराबर 1/। तो सर इसको सीधा कर सकते हैं ना, सीधा सीधा। तो सर इसका एलसीएम क्या निकलेगा यहाँ पर? 20 और 12 का निकालेंगे, 20 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे, 20 ही है ना पक्का? हाँ जी 20 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 20 दूनी 40, 20 60। तो क्या निकालेगा इसका एलसीएम? भी 60 निकल गया। और 12 के पढ़े में 60 कितने बार में? 5 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 5 माइनस। और 20 के पढ़े में 60 कितने बार? 3 बार में, तो सर यहाँ 3 लिख देंगे, 1/। बोलिए हाँ या ना? समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम निकाला तो 5 में से 3 गया तो सर कितना गया? 2/60 बराबर कितना? 1/में। सर 2 के पढ़े में 60 कितने बार में? तो 30 बार में। तो सर हम तीसरा गुना करें तो f इक्वल टू कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। बताइए फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी कितनी है? तो 30 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया बात? कैसे हैं इस तरह से हम न्यूमेरिकल बना लेंगे, ठीक है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल। सॉरी यहाँ पे तीसरा नंबर है। ये कौन सा नंबर है बाबू? तीसरा नंबर है ना। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से, देखिए कहां से कह रहा है? ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कहां पर वस्तु की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यानी कि हमको प्रतिबिंब बताना है, प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए बच्चों पहले हम दिया है लिख लेते हैं, पहले हम लोग दिया है लिख लेते हैं, है ना। सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। किस दर्पण में यहाँ बोला गया है? अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो यहाँ लिख लेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण में सर क्या है? फोकस दूरी। जी सर यहाँ लीजिए, फोकस दूरी क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ? हाँ क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ? जी सर फोकस दूरी क्या बोल सकते हैं हम लोग? एफ बोल सकते हैं। तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ है बाबू? यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं ना, 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा एक वस्तु ध्रुव की दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर? तो वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। आयु कितना दिया है यहाँ पर? 30 सेंटीमीटर। हम लोग से क्या पूछा गया? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि भी पूछा गया हमसे, है ना। चलिए तो इसीलिए हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं दर्पण सूत्र से, क्या दर्पण का सूत्र जानते हैं? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बोलिए हाँ या ना? 1/f। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है?
ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं सर हमसे v की वैल्यू पूछा गया तो 1/v ये कहते हो +1। u की वैल्यू क्या होने वाला सर, u का वैल्यू क्या होने वाला यहाँ पर, ओहो सर अभी तो चिन्ह पर पट्टी लगाया ही नहीं, तो चिन्ह पर पट्टी लगा कर ही बनाएगा, बिना चिन्ह पर पट्टी लगाए तो गलत हो जाएगा, तो चिन्ह पर पट्टी लगा लीजिए। चिन्ह पर पट्टी लगाना हो तो सर फोकस दूरी, अच्छा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ना बाईं ओर होती है, बाईं तो बाईं ओर होती है तो सर फोकस दूरी माइनस ले लेंगे। अब वस्तु दूरी हमेशा क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है, तो सर यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस लगा लेते हैं। तो सर 1/u की वैल्यू क्या है सर, -30 है ना, तो लिख दे -30 बराबर f की वैल्यू क्या है, -20 है। अच्छा सर यहाँ पे देखिए ना क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30 बराबर क्या है, माइनस ऊपर चलेगा, माइनस 1/, क्या आ जाएगा यहाँ 20, बोले हाँ या ना। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो 1/v है तो 1/v ही रह जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे -1/20 है, -1/20 है, अब ये प्लस है उधर गया तो क्या, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस इधर, सॉरी ये प्लस नहीं, यहाँ पर क्या है माइनस है, देखिए आप सॉरी ये माइनस है, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/30, 1/30, तो भाई 1/v इक्वल टू, दोनों क्या निकल गया, 30 दूनी का क्या निकल गया, यहाँ पर 60 निकल गया। अब देखिए 20 पर 60 3 बार में, तो यहाँ -3 आ जाएगा प्लस, और 60 पर में सॉरी 30 के पारा में 60 कितने बार में, 2 बार में 2 से कम क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, 3 में से 2 गया तो -1 बच गया, बटे 60 है ना, क्या कि -3 से +2 चला गया तो -1, यहाँ 60 का 60 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो -v इक्वल टू 60, तो सर v इक्वल टू क्या लगा -60 आ जाएगा। तो बताइए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। बोलिए समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, भी लिखिए, पता लिखिए कि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब ये माइनस क्या बता रहा है, ये सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यदि यहाँ प्लस आ जाता तो प्रतिबिंब कैसा बन जाता, सीधा बन जाता। बच्चों समझ में आया क्या कह रहे हैं। आइए हम लोग चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है हम लोग से, फर्स्ट चौथा नंबर सवाल, किसी अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है यहाँ पर, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, यानी कि f निकालना है। तो फटाक से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, दिया है कर लेते हैं। कौन सा दर्पण है लिखना नहीं भूलेंगे, कौन सा दर्पण है यहाँ पे बाबू, अवतल दर्पण, क्या लिख लेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में है ना, अवतल दर्पण में क्या है सर, अवतल दर्पण सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि पहले वस्तु रखा गया है कितना सेंटीमीटर दूर, तो 30 सेंटीमीटर दूर। अब वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, यू कहते हैं, आयु कितना है 30 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देखिए अब पीछे बोल रहा है, आगे बोलता तो प्लस, पीछे बोल रहा है सॉरी आगे बोलता है। देखिए ये दर्पण है, मान लीजिए कि कौन सा दर्पण है, हम लोग का दर्पण है, ये आगे ये है पीछे ये है, ये वाला पीछे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग है, तो पीछे बोला है कि आगे बोला है, तो पीछे बोला है, तो जब पीछे गया है तो प्लस, और जब आगे बनेगा तो माइनस। समझ में क्या कह रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, पीछे बन रहा है, तो पीछे बन रहा है तो हमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है बच्चों, बताइए प्लस या माइनस। तो हम बता दें आपको, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो भी हो गया हम लोग का क्या 40 सेंटीमीटर। अब हमें चिन्ह लगाना है, चिन्ह पर पट्टी का नियम लगाना है। और चिन्ह पर पट्टी का क्या होता है, दर्पण की 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण वस्तु हमेशा क्या होता है भाई, माइनस होता है। और प्रतिबिंब, अब यहाँ देखो पीछे, अगर आगे बोलता तो हम यहाँ माइनस लगा देते, लेकिन यहाँ बोला क्या है पीछे, और जब पीछे बोला है तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग प्लस। हमसे क्या निकालना है यहाँ पर फोकस दूरी, और फोकस दूरी हमें किस में आना चाहिए, ऋणात्मक में आना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो चूंकि आप एक सूत्र पढ़े होंगे, सूत्र से क्या सूत्र है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए 1/v की वैल्यू है सर, हाँ जी बिल्कुल 40 है, प्लस 1/u की वैल्यू है जी सर -30 है, 1/f निकालना है। तो कितने बच्चे इसको बना देंगे, प्लीज एक बार नोट कीजिए, 1/40 है तो 1/, हम 40 ही लिखेंगे, यहाँ प्लस और माइनस मिलकर क्या बन गया, ये माइनस बन गया, और 1/, क्या बन जाएगा बाबू, यहाँ 30 हो गया, बराबर 1/f। ठीक है, आइए तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 दूनी 80, 120 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, और 40 के पढ़ा में 120 कितना 3 बार में, यहाँ 3 लिख देंगे, है ना, अपल माइनस, और 30 के पढ़ा में 120 कितने बार में आ जाएगा, तो हमको लग रहा है 3 चौक 12, 4 बार में आ जाएगा, है ना। ठीक है, बराबर 1/f है तो 1/f। अब दोनों में से अधिक कौन है, माइनस है या प्लस का, तो माइनस का सर, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और 4 में से 3 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/, में क्या आ गया यहाँ पर 120 बराबर 1/f। तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जी सर, f को -1 से कराएंगे तो -f हो जाएगा, और 120 को 1 से कराएंगे तो 120 सेंटीमीटर। तो बताइए f का वैल्यू कितना, -120 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी देखिए धनात्मक है ऋणात्मक है, ऋणात्मक आया है, अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ही होता है। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बच्चों। आइए हम लोग 5वां सवाल की ओर चलते हैं, बहुत फास्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या कीजिएगा
ठीक, तो 2-4 बार देख लीजिएगा, थोड़ा स्लो वीडियो कर लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल हम लोग से क्या कह रहा है कि कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब हम दिया है कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, कौन सा दर्पण है? सबसे पहले हम क्या बताएं आपको दर्पण चुनने के लिए, तो सबसे पहले कौन सा दर्पण है यहाँ पर? अवतल दर्पण। तो यहाँ लिख लेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या है सर? आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? फोकस, फोकस दूरी को क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, और एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर यानी कि वस्तु रखा गया है, तो वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? यू। आयु कितना है हम लोग का? 25 सेंटीमीटर। ठीक है सर, और दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची यानी ऊंचा, 4 ऊंची एक वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है? तो वस्तु की ऊंचाई को हम एच बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। एच कितनी है बाबू? 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछ रहा है। और क्या पूछा है? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आकार पूछ रहा है। तो हमसे एम पूछा गया कितना होगा, है ना। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? अच्छा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे एच डैश पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है तो एच डैश पूछ रहा है। और यहाँ पर वह सीधा होगा या उल्टा होगा, आप बात कर लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ हमें 2 चीज याद करना है। तो आप पढ़े होंगे कि सर भी कैसे निकलेगा, तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = अच्छा v की वैल्यू है? नहीं सर, v की वैल्यू नहीं है, प्लस 1/u की वैल्यू है। अच्छा, फिर से गड़बड़ हो गया। मैंने बताओ चिन्ह प्रपाटी नियम नहीं लगाया, और नहीं लगाएगा नहीं गलत हो जाएगा। तो हमें पहले चिन्ह प्रपाटी का नियम लगाना जरूरी है। तो चिन्ह प्रपाटी कैसे लगेगा सर? फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? अब बताइए और दर्पण बाईं ओर या दाईं? तो सर बाईं ओर। अब बाईं ओर है, ध्यान क्या आएगा? माइनस आएगा। अच्छा, वस्तु हमेशा क्या बोले हैं बाबू? माइनस में जाता है। अच्छा, वस्तु ऊपर रखा है या नीचे रखा है? तो कह रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, ऊंची यानी कैसे प्रधान अक्ष है, इसके ऊपर ऐसे वस्तु रखा है, तो ऊपर क्यों रखा गया ना वस्तु? अच्छा, ऊपर क्यों रखा गया? यहाँ पे क्या प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हमने चिन्ह प्रपाटी लगा दिया। ठीक है, अब बनाना शुरू करेंगे। तो हम सर 1/v + 1/u की वैल्यू क्या है सर? u की वैल्यू -25 है, यहाँ लिख देते हैं -25 बराबर 1/f का वैल्यू क्या है सर? -15 लिख देते हैं -15। अब हम आराम से कर लेते हैं। 1/v प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस 1/, क्या आ जाएगा बाबू? 25 बराबर, ये माइनस ऊपर जाएगा तो -1/v क्या आ गया? 15। तो बाबू ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो 1/v = -1/15। ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा 1/25। बोलिए समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो 1/v = दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा? तो 25 दूनी 50, 25 ये क्या आ जाएगा हम लोग का? 75। इन दोनों का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। आपको निकालना है 15 और 25 का एलसीएम, आप आराम से निकाल लीजिए। इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा? 75 निकल जाएगा। और 15 के 75 कितने बार में आता है? तो 15 25 75 5 बार में आता है, और 5 से 1 से करेंगे तो -5 आ जाएगा प्लस। ऐसे 25 गुणा 75 कितने बार में आता है? तो 3 बार में आता है, 3 से 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया क्या कह रही है? तो सर 1/v = क्या होने वाला है? -5 में से 3 जाएगा तो -2 आ गई। अब 80 में बाबू क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया क्या कहते हैं? और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो v को -2 से करेंगे तो -2 भी हो जाएगा, और 75 को 1 से करेंगे तो 75 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा सर? -75/2। अब कहेंगे सर ये ऊपर माइनस क्यों लगा दिया? माइनस तो 2 है, तो सर माइनस कभी बटे में नहीं रहता, माइनस हमेशा कहाँ रहता है बच्चों? ऊपर की ओर रहता है। तो मैंने ऊपर लगा दिया -75। अब इसको काटिए, इसको हम लोग काटेंगे। चलिए काटते हैं, आइए 2 एकम 2, 2 से काटते हैं, 2 3 6, सर इसमें 1 बच गया, इसमें 1 बच गया, तो सर 75 हो जाएगा, है ना। 15 हो जाएगा, 2 7 14, सर 1 बच गया, 2 25 10, यानी कि v की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? -37.5 सेंटीमीटर। जिन बच्चों को अगर ये बात समझ में है ना काटेंगे कैसे, तो काटने के लिए आप क्या कीजिए? इसको भाग कर लीजिए, 2 भागा कर लीजिए, 75 करेंगे। जब इसको आप काटेंगे ना तो आपका वैल्यू क्या आएगा? -37.5। ठीक है, ठीक है, नया बात क्या कह रहे हैं? तो हमारे पास ये की वैल्यू निकल चुका है। अब देखिए माइनस आने से सीधा पता चल गया प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अगर उल्टा बन रहा है तो हमसे क्या हुए? इसका आकार क्या होगा? आकार, आकार यानी कैसा? एच डैश। क्या पूछ रहा हमसे? एच डैश। तो चूंकि अब यहाँ लगा दीजिए आवर्धन बराबर, आप जान पड़े होंगे आवर्धन। बताइए आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को क्या, अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। आवर्धन विमाहीन होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, तो आवर्धन एम बराबर क्या होता है? तो -v बटे में u। बोलिए बच्चों समझ में आ रहा? इसको हम ऐसे भी जानते हैं, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या होता है? -v बटे
यू। तो हम यहाँ एच डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए, एच डैश पता नहीं हमको, एच डैश ये लिख देते हैं। क्या एच का वैल्यू हाइट पता है कितना है? तो चीज सर कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ 4 कर लेंगे, बराबर है तो बराबर कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। वी की वैल्यू क्या है ढूंढ लीजिए। वी की वैल्यू सर इसी को तो मैं नहीं लाया ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 75/2। देखिए पहले से माइनस था, देखिए माइनस था या पहले से माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया? प्लस बन गया। अब बट्टे में सर क्या है? बट्टे में क्या है सर? यू है। यू की वैल्यू पता कर लीजिए, क्या यू की वैल्यू क्या? -25 है, तो लिख देंगे -25। समझ में आना? मान एकदम आराम से रखिए, आराम से रखिए। एच डैश का वैल्यू, एच डैश का वैल्यू नहीं पता हमको, उसको याद करना है, तो छोड़ दिए। एच का वैल्यू सर पता था, एच की वैल्यू कितना है सर? 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है सर। अच्छा, अब माइनस है तो यहाँ माइनस मैंने लिखा था, लेकिन वी की वैल्यू क्या था सर? -75/2, तो माइनस माइनस ये क्या बन गया? +75/2। अब यू का वैल्यू हमने ढूंढा, यू की वैल्यू क्या है? -25, तो मैंने यू की जगह क्या लिख दिया? -25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। एच डैश बटे 4 इक्वल टू, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सर इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो सर 4 भिन्न है, तो ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है सर। 75/2, जब भी 4 भिन्न हो तो पढ़ोगे पहले गुणे चौथा, नहीं तो इसको बटे जो करते हो लिख दो, नीचे वाला को पलट दो, तो ऊपर हो गया ये, नीचे हो जाएगा 25। ठीक है, ये माइनस ये वाला जो ऊपर लिख दिया। ठीक है। अब 25 के पढ़ा 75 कितने बार में सर? 3 बार में। तो एच डैश बटे क्या बाबू? 4 बराबर कितना? -3 बटे क्या आ गया? 2। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो एच डैश को 2 से गुना करेंगे तो 2h डैश बराबर 4 को 3 जगह 4 3 12, तो देखिए सर -12 आ जाएगा। तो एच डैश बराबर कितना? -12। आइए गुणा में इधर आया तो सर बटे में 2 के पढ़ा 12 कितने बार में सर? 6। तो एच डैश बराबर कितना? -6 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर। समझ में क्या कह रहे हैं? तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा? 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। इसका आकार क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगी। उल्टा होगा या सीधा होगा? तब जाहिर सी बात है सर ये माइनस में आया है, अब माइनस में आया है तो वो सीधा नहीं, वो क्या होगा बाबू? उल्टा होगा। अतः क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब की दूरी 37.5 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी, अच्छा मैं जगह लेकर लिख देता हूँ आपके लिए, क्या है ना कि बहुत बच्चे क्या है ना दिक्कत करते हैं, लिखने में उनको दिक्कत होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऐसे, है ना। तो देखिए अतः हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ देख लेते हैं। अतः क्या लिखेंगे हम लोग? अतः हम लोग लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना है बाबू? 37.5 सेंटीमीटर। अब मैंने अरे सर यहाँ माइनस है, पर माइनस नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, दायां है कि बायां है। यहाँ पर हम आता में नहीं लिखेंगे ये चीज। ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी 37.5 सेंटीमीटर तथा वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है सर? तो माइनस नहीं लिखना है, क्या लिखना है हम लोग को? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो इस तरह से हम लिख लेंगे बस। सीधा हो गया कि अच्छा वह सीधा हो गया उल्टा, बड़ा होगा या सीधा होगा या उल्टा होगा? यही बात है, यह उल्टा होगा, है ना। क्यों उल्टा होगा? क्योंकि ये माइनस में आया है, अब माइनस आया तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। समझ में आया क्या कह रहे हैं? इस तरह से हमने 5वां सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, आप इसको बहुत प्यार दीजिए, आपने इसको और भी आगे अच्छा करिएगा तो हम 6 से लेकर अगला क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे, वो जो हम लोग पूरा 100% पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का बहुत काफी वीडियो रहेगी, तो दूसरी पार्ट में आप लोग के लिए वो लेकर हम लोग आएंगे। धन्यवाद, हम अगली बार आप लोग मिलते हैं। बहुत अच्छा भैया।